दृष्टि आईएएस के रिकैप 2023 प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, रिकैप 2023 प्रोग्राम की शुरुआत अलग अलग थीम के अंतर्गत की गई है, जिसमें प्रतिदिन एक थीम के अंतर्गत हम पिछले एक वर्ष की संपूर्ण घटनाओं को समेटने का प्रयास करते हैं, ताकि वर्ष 2024 में होने वाली यूपीएससी की आईएएस परीक्षा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे मुख्य परीक्षा, उसके संदर्भ में आपकी तैयारी दुरुस्त हो सके और लगातार अपडेट होती रहे। इसलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और आज का जो हमारा थीम होगा वो होगा प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023। सामान्य तौर से हम किन मुद्दों को, किन विषयों के अंतर्गत इसको फोकस करने का प्रयास करेंगे उसको देख लेते हैं। किसी भी शिखर सम्मेलन के बारे में सामान्य चीजों को जाना जाएगा, जैसे वो कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके अंतर्गत किस तरह के प्रमुख निर्णय लिए गए और उसमें भारत की क्या भूमिका है, या उस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत भारत के द्वारा कोई नवीनतम विचार दिया गया हो या नवीनतम पहल की गई हो, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस ग्लोबल शिखर सम्मेलन की हम बात करेंगे, ये आजकल भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने का एक प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है। तो इस शिखर सम्मेलन का नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इसका नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 में वर्चुअल रूप में, आभासी रूप में ये शिखर सम्मेलन हुआ, और ये इस प्रकार का दूसरा शिखर सम्मेलन था। पहला शिखर सम्मेलन जो उद्घाटन शिखर सम्मेलन है ग्लोबल साउथ से संबंधित, वो जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा के सामान्यतः दक्षिण हिस्से में पड़ने वाले अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी और एशियाई देशों को सामान्य रूप से जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ के नाम से संबोधित किया जा रहा है। खास तौर से हाल ही के समय में ये टर्म, ये शब्दावली लगातार प्रमुख होती जा रही है, और भारत ने इन विकासशील देशों, कम विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए लगातार अपनी आवाज उठाई है, और इसी आवाज को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत करने वाला देश बना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 में, जैसा आपको बताया गया, तब किया गया था, और इसका उस समय का विषय था, मुख्य विषय था, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। सभी को का विकास करना, सभी की समृद्धि को सुनिश्चित करना और सभी को साथ लेकर की समृद्धि करना, सभी के विश्वास को जीतना। इसी तरह से जो इस बार का 17 नवंबर 2023 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, इसका जो थीम रहा है वो रहा है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर पर जोर दिया गया है। एक ही तरह के भविष्य पर जोर दिया गया है, यानी इसमें सामान्यतः सामान्य नीतियों को, जो जिससे पूरे ग्लोबल साउथ का विकास हो सके, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये थीम दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष भारत में हुआ था, 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो संपन्न हुआ, उसके जो परिणाम निकल करके आए, उन परिणामों का ग्लोबल साउथ तक प्रसार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। साथ ही विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ G20 देशों के निर्णयों को का एक प्रभावी क्रियान्वयन निरंतर गति से सुनिश्चित करना। और क्योंकि ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ी आवाज को प्रतिनिधित्व करता है, अधिकांश देशों का प्रतिनिधित्व करता है विश्व के, इसलिए अगर उसमें G20 के प्रक्रियाओं के अंतर्गत, उसके निर्णयों के अंतर्गत, उसके परिणामों के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा, तभी उसके संदर्भ में जो निर्णय लिए गए हैं उनकी निरंतर गति को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये सामान्यतः ग्लोबल वॉइस की एक थीम है और इसका महत्व है। अगला सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, इस बार का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने फिजी सरकार के सहयोग से फिजी के नांदी शहर में इसको आयोजित किया। कब आयोजित किया? फरवरी 2023, 15 से 17 फरवरी 2023 में इसको आयोजित किया गया। और आप जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदी के प्रसार का है, या हिंदी समूह के माध्यम से भारतीय संस्कृति में किस तरह से प्रसार किया जा सकता है, उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है। इस बार के जो सम्मेलन में
30 से अधिक देशों के लगभग 1400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसका जो विषय था वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। यानी हिंदी के माध्यम से न केवल आप पारंपरिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी हिंदी का प्रसार संभव हो सकता है अगर हम उसके लगातार विकास को सुनिश्चित करें और हिंदी के प्रसार पर ध्यान दें। सम्मेलन में कई तरह के सत्र अपनाए गए। किस तरह के सत्र थे? जैसे गिरमिटिया देशों में हिंदी। गिरमिटिया शब्द का अर्थ आप जान लें, ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत से मजदूरों को अलग अलग देशों में, अफ्रीका के देशों में, कैरिबियाई देशों में मजदूरी का काम करने के लिए भेजा गया ब्रिटिश शासन द्वारा, और उसके लिए वो एक कागजात पर एग्रीमेंट करवाते थे। कहा यह जाता है, सामान्यतः माना जाता है कि एग्रीमेंट का अपभ्रंश, एग्रीमेंट शब्द का जो अपभ्रंश है उसको ही, एग्रीमेंट शब्द के अपभ्रंश को ही गिरमिटिया के नाम से, गिरमिट के नाम से जाना जाता है। और इसके माध्यम से, यानी इस एग्रीमेंट के माध्यम से, जिसे मजदूर गिरमिट के नाम से जानते थे, जिन मजदूरों को भेजा गया अलग अलग देशों में, अफ्रीका और कैरिबियाई देशों में मजदूरी करने के लिए, उनको कहा गया गिरमिटिया मजदूर। तो ये गिरमिटिया मजदूर सामान्यतः कैरिबियाई देश या अफ्रीकी देश जैसे फिजी या प्रशांत महासागर के कुछ देश गिरमिटिया देशों के रूप में इसलिए माने जाते हैं। तो उन देशों में जहां भारत की आबादी है, भारत से बहुत ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े स्तर पर मजदूर ले जाए गए हैं, वहां पर हिंदी के प्रसार को सुनिश्चित करना, इसमें फिजी और प्रशांत क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रसार को सुनिश्चित करना शामिल है। और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में हिंदी कहीं पिछड़ ना जाए, इस पर भी एक सत्र में चर्चा हुई और इसकी थीम थी सूचना प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी की हिंदी। इसी तरह से विश्व बाजार का हिस्सा हिंदी बन सके, उसके लिए भी सत्र आयोजित किया गया जिसका नाम था विश्व बाजार और हिंदी, ताकि एक वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का विकास सुनिश्चित हो सके। अगला शिखर सम्मेलन भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व के देशों में भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक भागीदार बन गया है। बहुत बड़े स्तर पर न केवल व्यापार सुनिश्चित होता है, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात से बड़े स्तर पर भारत में निवेश भी सुनिश्चित होता है। साथ ही भारत के बहुत से कामगार वहां पर कार्य भी करते हैं, जिससे हमें रेमिटेंस भी, एक प्रेषित धन की भी प्राप्ति होती है। इसलिए यूएई मध्य पूर्व में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इसीलिए हाल ही में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम सामान्य तौर से सेपा के नाम से जानते हैं, उस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये शिखर सम्मेलन कब हुआ? 23 से 25 जनवरी दुबई में सुनिश्चित हुआ। इसका सामान्य तौर से इसमें एक संयुक्त दृष्टि पत्र कि भविष्य की राह किस प्रकार से होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए एक पत्र लाया गया जिसका नाम था भारत यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे क्या होंगे, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर। तो ये संपूर्ण संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला एक महत्वपूर्ण दृष्टि पत्र है। इसके अंतर्गत कुछ साझा उद्देश्यों को भी तय किया गया। में साझे उद्देश्य क्या थे? नए कारोबार, निवेश एवं विविध क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हम इनोवेटिव तरीके अपनाएं, नवाचार के तरीके अपनाएं। तो इसीलिए इसमें ये साझा उद्देश्य तय किया गया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ही सीमा पार आतंकवाद, यहाँ आप सीमा पार आतंकवाद शब्द आते ही समझ गए होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आलोचना झलकती है। सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों, जिसमें एक्सट्रीमिज्म यानी चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता जाहिर की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है भारत और यूएई के बीच, और जो कि कहीं ना कहीं एक कुछ समय पहले तक यूएई को एक महत्वपूर्ण समर्थक देश माना जाता था पाकिस्तान का। तो इस तरह के स्टेटमेंट एक अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना भी उसकी माने जाते हैं। साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, जो संयुक्त हाइड्रोजन टास्क फोर्स के नाम से जानी जाएगी। ये टास्क फोर्स क्यों बनाई गई है? आप जानते हैं कि जो हरित हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रयोग लगातार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में करना जरूरी हो गया है, ताकि जो वैश्विक लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
साथ ही नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे हाइड्रोजन का बेहद महत्वपूर्ण रोल है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए दोनों देशों ने इसके अंतर्गत सहयोग करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा मिशन का समर्थन करने के लिए संयुक्त हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इसके अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। अभी आपको बताया कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर भारत ने यूएई के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एक मुक्त व्यापार समझौता है। और इसके अंतर्गत व्यापार और आर्थिक साझेदारी में के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत, व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना, यानी सेवाओं और निवेश के अंतर्गत किस प्रकार से अपने रिलेशन को बढ़ाया जा सकता है, उन पर भी बात होगी। न केवल वस्तुगत व्यापार तक ही सीमित रहेगा, बल्कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार किस तरह से हो सकता है, निवेश एक दूसरे के देशों में, खासतौर से भारत में आधारभूत संरचना के अंतर्गत यूएई का निवेश किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ताकि भारत अपने बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास में तेजी से प्रगति कर सके। इस तरह के इस समझौते के एक उम्मीद ये लगाई गई है कि इस समझौते के होने के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात में जो द्विपक्षीय व्यापार है, जिसका वॉल्यूम 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, अब इसका वॉल्यूम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास बढ़ सकता है। अगला शिखर सम्मेलन देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है, 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। इस 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में इंडोनेशिया के जकार्ता में अपनी भागीदारी स्थापित की, और साथ ही उन्होंने पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये क्या है कि ये स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था भारत के लिए। आप जानते हैं कि लगातार साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती हुई आक्रामक नीति से दक्षिण पूर्व एशियाई के देश लगातार चिंतित हैं। साथ ही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है एक प्रमुख क्षेत्र सागर है दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर को जोड़ने वाला और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने वाला क्षेत्र, जिससे प्रतिवर्ष वैश्विक व्यापार का लगभग 20% से ज्यादा व्यापार होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत चीन की बढ़ती आक्रामक नीति के कारण सभी देशों में कई तरह की आशंकाएं पनपी हैं, जिससे इस तरह के मंच एक महत्वपूर्ण रूप से साबित होते हैं इस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित नौवहन संचालन के लिए, ताकि अपनी बात को बेहतर तरीके से चीन को समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसके अंतर्गत 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया है भारत आसियान शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। इसमें शामिल है महत्वपूर्ण रूप से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एक ऐसी कनेक्टिविटी न केवल दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करे, बल्कि रोड और रेल के माध्यम से भी देशों को आपस में जोड़ सके, इसलिए इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहा जाता है। और एक आर्थिक गलियारा, क्योंकि दोनों अलग अलग देशों के बीच जब इस तरह के गलियारे, कॉरिडोर स्थापित होते हैं, तो व्यापारिक वस्तुओं के साथ साथ अलग लोगों के आवागमन में भी बेहद ज्यादा बढ़ोतरी होती है और देशों के आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। तो इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारा स्थापित करना 12 सूत्रीय प्रस्ताव में शामिल है, जो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता है। आप जानते हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक विकल्प के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई सिस्टम को आसियान भारत भागीदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई। तो आसियान के भारत के जितने भी भागीदार हैं, उनको भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी चीजें साझा की जाएंगी, ताकि वहां भी उन चीजों का विकास हो सके। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद ज्यादा विकास किया है, तो उसके विकास के अनुभव
आसियान देशों को भी प्राप्त किए कराए जा सके, इसलिए इस तरह की पेशकश की गई है। डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए भारत आसियान फंड की घोषणा भी की गई है। आप जानते हैं कि अगर इस तरह के परिवर्तनों को, चाहे वो डिजिटल परिवर्तन हो या कनेक्टिविटी से संबंधित परिवर्तन है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड लेवल पर इनको लागू करने के लिए, कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था भी की जाए, एक पर्याप्त कोष भी बनाया जाए, और इसीलिए यह भारत आसियान फंड की घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ, अभी हमने ग्लोबल साउथ की बात की थी, तो ग्लोबल साउथ, बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से भारत आसियान शिखर सम्मेलन में उठाने का आह्वान किया गया। तो भारत ने इसको भी एक मंच बनाया है ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का, और सामान्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा माने जाते हैं। भारत में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, परंपरागत जो भारत के चिकित्सा प्रणाली है उसके लिए जो ग्लोबल सेंटर भारत में बनाया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से, उसमें शामिल होने के लिए आसियान देशों को भी भारत द्वारा आमंत्रित किया गया है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहां पर हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो उसमें केवल 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन्होंने एक घोषणा अपनाई थी जिसको हम बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान में आसियान देशों में कितने देश शामिल हैं? फिलहाल 10 देश शामिल है और एक देश शामिल होने की प्रक्रिया में है। वे 10 देश कौन कौन से हैं? वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये देश इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन, इस साल का जो G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन है ये 49वां शिखर सम्मेलन था और ये मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी दो में स्थान है जहां पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तो हिरोशिमा उन शहरों में से एक है। G7 क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। इसके गठन की शुरुआत 1973 में हो गई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं G7 में? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। वैश्विक आर्थिक शासन यानी इकोनॉमिक ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें जलवायु संबंधी कार्यसूची के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। वैश्विक स्तर पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या जो भी सम्मेलन होते हैं वहां पर जलवायु संबंधी बातचीत एकदम अनिवार्य हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की घटना, खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग के कारण अलग अलग तरह की आकस्मिक घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि हर सम्मेलन में किसी न किसी तरह से जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वैश्विक तापन से संबंधित चर्चा होती ही है। तो इस शिखर सम्मेलन में भी प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया और जलवायु परिवर्तन की बिगड़ती स्थिति के बारे में चेतावनी देने के साथ साथ इस पर तात्कालिक कार्रवाई का, एकदम तत्काल कार्रवाई का भी आह्वान इसके अंतर्गत किया गया। वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्ष 2025 तक किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन, यानी जो भी गैसें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, इन सभी गैसों को, खासतौर से कार्बन उत्सर्जन को
बेहद सीमित स्तर पर लाना ताकि वैश्विक लक्ष्यों को, खासतौर से वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने देने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अंतर्गत ये इस तरह के उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो G7 ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी कि नेट जीरो कार्बन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, एक ऐसी स्थिति जहां पर कार्बन उत्सर्जन के उस स्तर को हासिल कर लिया जाता है जितना उस देश की स्वाभाविक प्राकृतिक ताकत होती है उतने ही कार्बन को अवशोषित करने की, उस स्थिति को कहते हैं नेट जीरो। तो 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को इन्होंने दोहराया और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भी इस तरह का आग्रह इनके द्वारा किया गया। वैश्विक उत्सर्जन में जो G7 देशों की भागीदारी है वो लगभग 20% के बराबर है। इसी दौरान G7 के इसी सम्मेलन के दौरान एक G7 आउटरीच सम्मेलन भी हुआ जिसमें भारत ने भी भागीदारी की, जिसमें G7 के अलावा 8 देशों ने भागीदारी की और भारत भी उन देशों में एक था। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है और एग्जामिनेशन में किसी न किसी तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह से G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर्स की भी समिट हुई। आप जानते हैं कि क्वाड जो संगठन है उसमें 4 देश शामिल हैं। एक उसमें शामिल है इंडिया, USA, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित और खुले और स्वतंत्र नौवहन प्रणाली का समर्थन करता है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जिस प्रकार से दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आक्रामक नीति अपनाई है उसको ध्यान में रखते हुए ये संगठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो फ्रीडम से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखता है और इसी तरह की पहलों पर ये चर्चा सुनिश्चित करता है क्वाड लीडर्स समिट के अंतर्गत। तो G7 सम्मेलन के अंतर्गत ही क्वाड लीडर्स की भी समिट हुई। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हमारा अगला चर्चा का बिंदु है, अगला चर्चा का सम्मेलन है। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अभी हमने हरित हाइड्रोजन पर चर्चा की थी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। उद्देश्य वही है, एक हरित हाइड्रोजन इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, यानी अपने दैनंदिन जीवन के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से विकास करना ताकि हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब यह है इस तरह के इकोलॉजिकल सिस्टम को, इस तरह के तंत्र का निर्माण करना। वहीं वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यानी ऐसी संस्था, ऐसा ढांचा अपनाना जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और यानी डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इस तरह के ढांचे का इस्तेमाल करना, उसको बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत जरूरी है कि हम लागत प्रभावी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करें और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के विभिन्न तरीकों को अपनाएं। इनमें तरीकों में इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिकल और फोटोकैटालिसिस शामिल है। इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इनकी लागत कम करने की चुनौतियों पर भी तरह तरह से चर्चा हुई, क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों की जो लागत है वो अभी लागत प्रभावी नहीं है, उसमें काफी फंड की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की प्रौद्योगिकियों को विकसित करना जो लागत प्रभावी हो, इन सभी मुद्दों पर इसके अंतर्गत चर्चा हुई और हाइड्रोजन पाइपलाइनों, ईंधन भरने वाले स्टेशनों आदि की क्षमता पर भी जानकारी को एकत्रित किया गया। किस देश में किस तरह के जो क्षमता है वो कितनी है, इस तरह की जानकारी इसके अंतर्गत जुटाई गई। हरित हाइड्रोजन के बारे में सामान्य तथ्य अभी हमने चर्चा की थी कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है कि नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है और विभाजित करके इसका उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। ये एकमात्र प्रकार है जो जलवायु तटस्थ तरीके से जिसका उत्पादन होता है
और इसीलिए इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना गया है, और जो कि कोप 28 के अंतर्गत माना गया है। कोप 28 के अंतर्गत हमने निर्धारित किया है कि हम नेट जीरो के लक्ष्य को वर्ष 2050 तक प्राप्त कर लें। उसके लिए जरूरी है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना, और उसमें हरित हाइड्रोजन का विशिष्ट महत्व है। यानी 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, और अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जरूरी है कि हरित हाइड्रोजन को हम अपनाएं। अगला शिखर सम्मेलन है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बैठक इस साल वर्चुअल रूप में हुई, आभासी रूप में हुई, और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। यानी ये वर्चुअल रूप भारत में होनी थी और किन्हीं कारणों से ये वर्चुअल रूप में हुई। जुलाई 2023 में ये हुआ। आप जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन के रूप में की गई थी। इसमें मध्य एशिया के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है, और उन 4 देशों के अलावा चीन और रूस भी शामिल है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान ने भी इस संगठन को अब ज्वाइन कर लिया है। साथ ही इसी सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि इसके 9वें सदस्य के रूप में ईरान को भी शामिल किया गया। वैश्विक हित में अधिक प्रतिनिधिक और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया गया। यानी जितनी भी वैश्विक मंच हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या अन्य प्रकार के मंच हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व सभी देशों का सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत ये महत्व रखता है कि वैश्विक हित में जरूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मंच है उनमें अधिक प्रतिनिधि हो अलग अलग देशों का, और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था हो जो बहुध्रुवीय हो, यानी किसी एक देश का या किसी दूसरे देश का, कुछ ही सीमित देशों का प्रभुत्व संगठन में और वैश्विक संचालन में, वैश्विक आर्थिक ऑर्डर में और वैश्विक राजनीतिक ऑर्डर में न हो। इसका सामान्य तौर से मतलब यह है। ईरान को आधिकारिक तौर पर सदस्य बना लिया गया, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, यानी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। संघाई जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, शंघाई। इसमें एक महत्वपूर्ण जो सिक्योर शब्द है, इसका महत्वपूर्ण रूप से आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए, जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। उसका क्या मतलब है? एस फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, ई फॉर आर्थिक विकास, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी यानी एकता, आर फॉर रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और ई फॉर पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसका सामान्य मतलब है। और भारत वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में इसका पूर्ण सदस्य बना था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बार के सम्मेलन में, जो कि भारत द्वारा आयोजित हुआ, सहयोग के 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र भारत द्वारा दिए गए। में कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत। आप जानते हैं कि चाहे चीन हो और चाहे मध्य एशिया के देश हो, ये प्राचीन काल से ही भारत से जो जुड़े थे, उस जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण जो पक्ष था वो बौद्ध धर्म था। तो साझा बौद्ध विरासत इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया, जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं 5 स्तंभ। प्रधानमंत्री ने एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया। चाहे वो आर्थिक कनेक्टिविटी हो, आर्थिक कनेक्टिविटी में सभी चीजें शामिल हो जाती है सामान्य रूप से, चाहे वो वस्तुओं का व्यापार हो, सेवाओं का व्यापार हो, और इससे लोगों की आवाजाही एक दूसरे के देशों में बढ़ती है, और जिससे एक पीपल टू पीपल ट्रस्ट, विश्वास का निर्माण होता है। एससीओ चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर दिया गया, और साथ ही सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर भी बल दिया गया। सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य सीमा पर होने वाले तनाव के अंतर्गत, और विशेष तौर से चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, वो तथाकथित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से से गुजरता है, और इसलिए वो भारत
उस पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, यह भी आपको बता दिया गया था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन विशिष्ट है। विशिष्ट होने का कारण यह है कि जो नाटो के शिखर सम्मेलन होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, ये किसी खास अवसर पर ही होते हैं, महत्वपूर्ण क्षणों में ही आयोजित होते हैं। जैसे जब इस संगठन को अपना कोई नई नीति पेश करनी हो, या गठबंधन में नए सदस्यों को आमंत्रित करना हो, या प्रमुख पहल शुरू करने और साझेदारी को मजबूत करने का कोई अवसर हो, उन्हीं अवसरों पर इसकी शिखर बैठक आयोजित होती है। और इस बार का जो शिखर बैठक हुई वो जुलाई 2023 में लिथुआनिया के विल्नियस में हुई। और इसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लगातार यूरोप के अलग अलग देशों में एक असुरक्षा का भाव है, और विशेष तौर से बाल्टिक देशों में से दो देश ऐसे हैं, फिनलैंड और स्वीडन, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा नहीं है। और दोनों ही देश चाहते थे कि इनको नेटो का एक सदस्य देश के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन स्वीडन हंगरी और तुर्की के विरोध के कारण अभी शामिल नहीं हो सका है। लेकिन फिनलैंड को आधिकारिक तौर पर इस संगठन में शामिल कर लिया गया, इसकी सदस्यता प्रदान की गई। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर की सीमा है, और शीत युद्ध के काल में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक शीत युद्ध की स्थिति रही, उस दौरान फिनलैंड ने एक तटस्थता की नीति अपनाई थी, यानी वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, और जिस नीति को हम फिनलैंडाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक देश थे, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इसके, बेल्जियम जैसे देश इसके संस्थापक राष्ट्र थे। अब इसमें 31वें राष्ट्र के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है। इससे पहले 30 देश थे, यानी अब कुल मिलाकर के 31 देश हो गए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भी भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता है, और सामान्यतः इसमें ग्लोबल साउथ के हितों को ही विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। अगस्त 2023 में ये सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। सम्मेलन कौन सा था? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। और भू राजनीतिक परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता कोविड-19 के बाद वैश्विक आर्थिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसी की पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन का काफी महत्व था। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2019-20 में कोविड के आने के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन था जो सामान्य तौर से व्यक्तिगत तौर पर हो रहा था। इसमें किस विषय को अपनाया गया? इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास यानी सतत विकास, और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। पारस्परिक रूप से त्वरित विकास करना यानी एक दूसरे के सहयोग से त्वरित विकास को सुनिश्चित करना, सतत विकास को सुनिश्चित करना, और समावेशी बहुपक्षवाद जिसमें सभी की एक ऐसा मल्टीलैटरलिज्म का विकास करना जिसमें सभी देशों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत इस थीम को अपनाया गया। नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शामिल। इसका मतलब क्या हुआ? इस शिखर सम्मेलन में ये तय किया गया कि 6 नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल होंगे। ब्रिक्स BRICS यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का 5 देशों का ये संगठन है। इस सम्मेलन में, जोहानिसबर्ग के शिखर सम्मेलन में फैसला किया गया कि इसमें 6 और देशों को शामिल किया जाएगा। ये कौन कौन से देश होंगे? ये होंगे मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और अर्जेंटीना। अभी हाल में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो नए चुने गए हैं, फेबियर मिलेई ने, इस संगठन में शामिल होने से मना कर दिया है, और
इसी सम्मेलन में ये तय किया गया था 1 जनवरी 2024 से ये सभी सदस्य सदस्यता हासिल कर लेंगे। अब अर्जेंटीना को अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो 5 देश ब्रिक्स में और शामिल हो गए हैं। मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईरान, ये देश ब्रिक्स का हिस्सा बन गए हैं। ब्रिक्स के बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को का एक एक्रोनिम गढ़ा था जिसको ब्रिक के नाम से जाना गया और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ने से ये ब्रिक्स हुआ। ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसके बाद वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया। सामान्य तौर से इसकी जो पहली बैठक मानी जाती है वो वर्ष 2009 में सेंट पीटर्सबर्ग में मानी जाती है, जो शिखर बैठक मानी जाती है और इससे संबंधित आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका है। वैश्विक आबादी का केवल अगर इसमें 5 देशों के जो मूल रूप से 5 देश शामिल थे, अगर उनके सामान्य तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करें तो वैश्विक आबादी का वो 41% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक जीडीपी का 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन। आप जानते हैं 9-10 सितंबर को ये नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ था और ये 18वां शिखर सम्मेलन था जिसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम। रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास यानी सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध मुद्दों पर इसके अंतर्गत सहमति बनी और भारत की इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता ये रही कि वो सभी देशों को मिलाकर के एक सर्वसम्मत घोषणा पत्र को स्वीकार कराने में सफल रहा। विशेष तौर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कुछ खास गहरे मतभेदों के कारण और रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में विकसित देशों द्वारा कुछ उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण एक महत्वपूर्ण रूप से सभी देशों द्वारा स्वीकार्य घोषणा पत्र को जारी करना बेहद मुश्किल काम था, जिसे भारत ने अंजाम दिया और एक सर्वसम्मत घोषणा पत्र वो लेकर के आया। इस सम्मेलन के अंतर्गत अफ्रीकी संघ, जो कि अफ्रीका के 55 देशों का एक संगठन है, उसको अफ्रीकी संघ को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। यानी अब G20 जो है ये G21 एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से G20 में शामिल होने वाला ये दूसरा संगठन है। इससे पहले G20 में शामिल यूरोपियन यूनियन एक संगठन है जो G20 का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को इसके अंतर्गत 3 गुना करने की बात कही गई, ताकि वर्ष 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति इसके अंतर्गत प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की गई। वैश्विक चुनौतियां कमजोर समूहों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका लक्ष्य भूखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना होना चाहिए। यानी अगर हम अपने लक्ष्य को बनाते हैं कि हमें भूखमरी समाप्त करनी है, कुपोषण समाप्त करना है, तो विश्व के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उसका इन कदमों का इन वर्गों को ज्यादा लाभ मिलेगा और हम खाद्य असुरक्षा से संबंधित और पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे ठीक तरह से निपट सकेंगे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। G20 की बैठक में एक गठबंधन, एक अलायंस बनाया गया जिसको हम कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स गठबंधन। इसका उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों के एक गठबंधन को सुनिश्चित करना। आरंभिक रूप से इसमें 9 देश जुड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल से प्रारंभिक रूप में जुड़े हैं। इसी तरह से कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक महत्वपूर्ण फैसला था भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इस गलियारे से ये गलियारा भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगा और फिर वहां से आगे यूरोप के अलग अलग हिस्सों को जोड़ेगा और इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली की सरकारों के बीच
एक समझौता ज्ञापन पर भी इसके अंतर्गत एक हस्ताक्षर हुए हैं। ये एक सबसे प्रमुख पहल मानी जा रही है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विकल्प के रूप में। आप जानते हैं कि चीन लगातार एक पुराने सिल्क रोड की संकल्पना के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग हिस्सों को रोड और नौवहन प्रणाली के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और इसके एक जिसे उसकी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त के रूप में भी देखा जा रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए इसको भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा लाया गया है। सामान्यतः एक्सपर्ट्स का ऐसा विचार है। उसी तरह से ये जो पहल की गई है, ये एक ब्रॉडर पहल, एक व्यापक पहल के अंतर्गत इसका एक व्यापक पहल का ये हिस्सा है। और व्यापक पहल क्या है? वैश्विक अवसंरचना यानी आधारभूत संरचना और निवेश के लिए साझेदारी, जिसको हम सामान्य तौर से जानते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नामक एक व्यापक पहल का ये हिस्सा है। पीजीआई को सबसे पहले जून 2021 में ब्रिटेन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सार्वजनिक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। यानी चाहे वो निवेश सार्वजनिक रूप से हो, चाहे निजी निवेश के माध्यम से हो, विकासशील देशों में अगर आप बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रमोट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो उन देशों का सामान्य विकास सुनिश्चित हो सकेगा, और जो उनका आकर्षण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति बना हुआ है, उस आकर्षण को भी संतुलित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपना एक सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया। इस सम्मेलन के अलग अलग आयोजनों में भारत ने अपने सांस्कृतिक प्रतिबिंब, अपने सांस्कृतिक जो उसके सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उन सांस्कृतिक प्रतीकों को अलग अलग तरह से अलग अलग आयोजनों के समय प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत मंडपम, भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा जो चोल शैली की बनी हुई है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि, तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, और विविध संगीत विरासत जैसे हिंदुस्तानी लोक संगीत, कर्नाटक और भक्ति का संपूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया अलग अलग आयोजनों के समय, जिससे भारतीय संस्कृति का विश्व के नेतृत्व के सामने एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुआ। तो G20 शिखर सम्मेलन भारत का एक सांस्कृतिक प्रदर्शन का भी आयोजन बना। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन इसी वर्ष के अंत में 30 नवंबर से 12 दिसंबर को दुबई में हुआ, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 मानते हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से जो बैठक होती है उसको हम कोप बैठक के नाम से जानते हैं, कोप। और इस बार की जो बैठक थी वो कोप 28 थी, यानी 28वीं बैठक थी, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य की जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा की। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जरूरी है कि जो उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग में जिन गैसों का उत्सर्जन विशेष रूप से भूमिका निभाता है, उसके उत्सर्जन को सीमित करना जरूरी है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, और चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जरूरी है कि इन गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जाए, और उसी प्रकार से अन्य जलवायु कार्रवाई, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भागीदारी बढ़ाना हो और अन्य तरह के कदम उठाना हो, चाहे खेती से संबंधित कदम उठाना हो, जिसके अंतर्गत CH4 यानी मीथेन के उत्सर्जन को सीमित किया जा सकता है। तो इस तरह की मुद्दों पर चर्चा हुई, और साथ ही इसमें जीवाश्म ईंधन युग के समापन पर भी चर्चा हुई, यानी विश्व को इस तरह से अपने कदम उठाना चाहिए ताकि वो जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, तेल जैसे ईंधनों का उपयोग न केवल सीमित करे, बल्कि एक समय के बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को इस कदर बढ़ा दे
इस स्तर तक बढ़ा दे कि जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। और इसी कारण कोप 28 को जीवाश्म ईंधन के युग के समापन के रूप में भी कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा देखा गया है। अनुकूलन प्रयास यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जिस तरह के अडेप्टेशन प्रयास की आवश्यकता है, और शमन रणनीतियां यानी मिटिगेशन, उसके प्रभावों को कम करने के लिए जिस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, उसमें चिंताजनक अंतरालों को लेकर आशंकाएं भी प्रकट की गई। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से एक संकल्पना प्रकट हुई है जिसको हम ग्लोबल स्टॉकटेक कहते हैं। ग्लोबल स्टॉकटेक की अवधारणा पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका सामान्य मतलब यह है कि कोप 28 की बैठक में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, यानी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में जिस तरह के लक्ष्यों को तय किया गया था, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोकना, उस स्तर तक उसे सीमित करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए हैं और उनमें अंतराल बना हुआ है, और इसी के अंतर्गत इस पर चर्चा हुई है। कोप 28 के बारे में सामान्य तौर से फैक्ट क्या है? ये पक्षकार सम्मेलन या कोप 28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो वर्ष 1992 में स्थापित हुआ था, एक बहुराष्ट्रीय संधि है वर्ष 1992 की, उसके ढांचे के अंतर्गत आयोजित होने वाला सम्मेलन है। अभी ये बताया गया आपको। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संकल्पना, जैसा अभी बताया गया था, वैश्विक स्टॉकटेक टेक्स्ट है। वैश्विक स्टॉकटेक क्या है? वर्ष 2015 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुई बैठक में एक बात कही गई थी कि विश्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें कितनी सफलता प्राप्त कर रहा है, इसके लिए एक आवधिक समीक्षा होगी जो हर 5 वर्ष की जाएगी। कोप 28 की बैठक में पहली बार उसके संदर्भ में टेक्स्ट प्रस्तुत किया गया, और अब से हर 5 वर्ष बाद यानी अब 2028 में उस आवधिक समीक्षा को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो सामान्य तथ्य यही है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना किया जाए, ताकि वर्ष 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ऊर्जा दक्षता में सुधार की जाए। सुधार की जो वैश्विक औसत वार्षिक दर है उसको दोगुना करने का आह्वान किया गया, और इसी तरह से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर जो गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उसको विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित व्यापक रूप से उसे कम करने का आह्वान किया गया। ये गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को व्यापक रूप से कम करने का आह्वान इसलिए कहा गया क्योंकि मीथेन गैस की ताकत है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की दर है, उसमें उसकी जो क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से वैश्विक तापमान को उत्पन्न करने में 80 गुना ज्यादा क्षमता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा भागीदारी तो कार्बन डाइऑक्साइड की है, लगभग 64% की भागीदारी है, लेकिन इसकी जो क्षमता है मीथेन की, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा ताकत से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा करने की क्षमता रखती है। तो इसके यही कारण है कि गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, विशेष रूप से मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का आह्वान कोप 28 के अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए भी लक्ष्य तय किए गए हैं, अभी जिसकी चर्चा हमने की, ताकि 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अनुकूलन के लिए, अडेप्टेशन के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जरूरी है कि अपने वित्त को बढ़ाया जाए, और इस वित्त को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन आवश्यकताओं का आकलन करने और निगरानी की योजना बनाने का भी आह्वान इसके अंतर्गत किया गया। भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल कोप 28 के अंतर्गत की गई, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में कोप 28 में इसे लॉन्च किया गया। ये वस्तुतः एक मंच का काम करेगा, और मंच के रूप में ज्ञान के आदान प्रदान, नदी शहर जुड़ाव और सर्वोत्तम अभ्यासों के प्रयास की प्रसार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत ये भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन थे, जो वर्ष 2023 में बेहद महत्वपूर्ण रहे, और आपकी आने वाली परीक्षा में इनसे संबंधित किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। या तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा या मुख्य परीक्षा में
इसके बारे में कहीं ना कहीं लिखने का आपको अवसर जरूर मिलेगा, चाहे वो एसए की परीक्षा में हो और चाहे सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में हो। अंत में आपके लिए एक सूचना यह है कि कल आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो रिकैप 2023 से संबंधित, वो खेलों पर आधारित होगा, खेल आयोजन और पुरस्कार से संबंधित होगा, जिसे अमिताभ राय जी द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम को भी आप कल 9 बजे न देखना भूलें, इसको जरूर देखिए, ताकि वर्ष 2023 की जो संपूर्ण पक्ष अलग अलग थीम के साथ साथ आपके सामने लाए गए हैं, आपकी तैयारी उसके माध्यम से पूरी तरह से दुरुस्त हो सके, अपडेट हो सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।